हेलो फ्रेंड्स, राकेश चौकसी फ्रॉम चौकसी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाए हैं जैसे कि इनकम प्रोटेक्शन, सैलरी इंश्योरेंस, चाइल्ड मैरिज फंड प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन फंड प्लानिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग, आगे देखिए। दोस्तों, सेविंग मेथड्स दो तरह की होते हैं, सेव एंड क्रिएट एंड क्रिएट एंड सेव। सेव एंड क्रिएट में आप पोस्ट में, म्यूचुअल फंड में, रिकरिंग डिपॉजिट में, शेयर में और पीपीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जबकि क्रिएट एंड सेव मेथड में आप इंश्योरेंस और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उस दोनों मेथड से क्या क्या डिफरेंस है वो हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है सेव एंड क्रिएट। एक 35 साल का बंदा सेव एंड क्रिएट मेथड से एक अपना लॉन्ग टर्म गोल जो है वो 50 लाख का जो गोल है वो अचीव करना चाहता है और सेव एंड क्रिएट मेथड से इन्वेस्ट करता है। जबकि हमने देखा कि सेव एंड क्रिएट मेथड्स में वो एक इन्वेस्टमेंट करते जाता है पीपीएफ में, पीएफ में, रिकरिंग डिपॉजिट में, पोस्ट ऑफिस में और म्यूचुअल फंड में। किसी कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जब तक इन्वेस्टमेंट करेगा जब तक वो उसका एज 60 हो जाएगा और 60 के बाद उनको जो उनका टारगेट गोल था 50 लाख का वो अचीव कर लेगा। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट करते करते समय क्रिटिकल इलनेस हो गया, डिसेबिलिटी हो गया और डेथ हो गया तो क्या वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर पाएगा? क्रिटिकल इलनेस, बड़ी बीमारी हो गई तो बीमारी में क्या एक्सपेंस में पैसे जाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास पैसे रहेंगे। डिसेबिलिटी हो गया तो डिसेबिलिटी में उनका इनकम बंद हो जाएगा तो वो इन्वेस्ट कर पाएगा। या फिर डेथ हो जाता है तो डेथ में आगे का इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा तो उनके गोल का क्या होगा। और जितने टाइम मान लीजिए उनका डेथ हो जाता है तो जितना टाइम उसने प्रीमियम इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका सेविंग और इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो उनको मिलेगा। उनका जो गोल है वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि अचीव होगा कि नहीं होगा। तो ये है सेव एंड क्रिएट मेथड्स। दूसरा जो मेथड्स है क्रिएट एंड सेव, उसमें भी 35 साल का बंदा 60 की एज के लिए एक गोल अचीव करना चाहता है 50 लाख का। लेकिन क्रिएट एंड सेव मेथड से होने की वजह से उन्होंने पहले से ही 50 लाख का प्रॉपर्टी या इंश्योरेंस ले लिया है और वो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में उसको पे कर रहा है। अगर क्रिटिकल इलनेस, डेथ और डिसेबिलिटी भी आई तो इमरजेंसी फंड्स, इमरजेंसी लॉन्स लेके भी या उनका जो डेथ हो जाता है तो उनका जो डेथ क्लेम है वो आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 50 लाख का उन्होंने पहले से प्रॉपर्टी है तो 50 लाख तो उनको मिलना ही है। तो इस हिसाब से उसको एडिशनल क्या क्या मिलेगा उनके डेथ पे वो देखते हैं। पहला फैमिली फंड मिलेगा। मैं एक क्रिएट एंड सेव मेथड में इंश्योरेंस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या मिलता है वो बताना की कोशिश कर रहा हूं। तो उसमें फैमिली फंड मिलेगा। दूसरा, उसका फ्यूचर का जो इन्वेस्टमेंट है वो वेव हो जाएगा जो उनको करना था। तीसरा, उनका जो प्रॉपर्टी का उन्होंने जो सम एश्योर्ड लिया था उसका 10% उस फैमिली को सर्वाइव होने के लिए हर साल मिलेगा जब तक उनका टर्म खत्म नहीं होता तब तक। और टर्म खत्म होने के बाद जो उनका टारगेट गोल था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हुआ क्रिएट एंड सेव मेथड्स। अब प्रोडक्ट से एलआईसी का जो है, मैंने इंश्योरेंस की बात किया तो एलआईसी का एक बेस्ट प्रोडक्ट है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। वो किस तरह से काम करेगा आपके रिटायरमेंट के लिए, तो उसका समझ आने के लिए मैंने एक स्केच बनाया हुआ है, वो आप जानते, देखिए कैसे है। मान लीजिए एक 35 का बंदा है, 60 की एज में उनको एक गोल अचीव करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उनको फंड बनाना है। वो पहले 22 साल इस कॉन्सेप्ट में 22 साल वो पे कर रहा है, पे करता रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करता रहे 22 साल तो 25वें साल में उनको 65 लाख रुपीस मिल जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करते करते समय एज्यूम करते हैं कि मान लेंगे 5वें साल में समथिंग गोज रॉन्ग, किसी भी साल में हो सकता है, जब जस्ट एज्यूम 5वें साल में समथिंग गोज रॉन्ग, तो क्या मिलेगा? उनका डेथ हो गया। अब डेथ मान लीजिए कि एक्सीडेंट की वजह से हुआ तो उस फैमिली की नॉमिनी को 50 लाख का फंड मिल जाएगा।
अगर ये डेथ नॉर्मल डेथ में है तो 25 लाख इनको मिल जाएगा। और ये दो में से होने के बाद उस फैमिली को हर साल फैमिली को एग्जिस्ट करने के, फैमिली का एक्सपेंस को कंप्लीट करने के लिए मेरी कंपनी 10% जो उनका जो इंश्योरेंस लिया है उसका 10%, इस केस में 25 लाख का इंश्योरेंस है तो 10% 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख रुपीज होता है, वो उनको मैच्योरिटी तक मिलेगा हर साल उसको घर चलाने के लिए। जो बंदा था वो बंदा तो इस दुनिया में नहीं है। मान लो 5वें साल हमने गिना है तो 25 साल में से 5 निकालो तो 20 साल तक उसको 2.5 लाख रुपया मिलेगा, तो 50 लाख ऐसे भी मिलेगा। और मैच्योरिटी के टाइम तो 65 मिलना ही है और आगे के प्रीमियम वे हो जाएंगे। जैसे 5वें साल में कुछ हुआ तो 6ठे साल उसको प्रीमियम नहीं भरना, लेकिन मेरी कंपनी 2.5 लाख रुपीस हर साल देगी 25 साल तक, जब तक उनका टर्म है तब तक। और टोटल टर्म में उन्होंने 50 लाख तो ऑलरेडी अचीव कर लिए, प्लस 65 लाख को जो उसका मैच्योरिटी था वो मैच्योरिटी तो उसको मिलना ही है। और दूसरा, अगर एक्सीडेंटली डेथ हुआ और वो एक्सपायर्ड डेट हुआ और वो डिसेबल हो गया और गवर्नमेंट हैज गिव द सर्टिफिकेट इज टोटली डिसेबल, तो उस फैमिली उस पॉलिसी में फ्यूचर का सभी प्रीमियम वेव हो जाएंगे, मतलब भरना नहीं है पार्टी को। पार्टी तो इस दुनिया में अभी है क्योंकि डिसेबल हुई है, लेकिन प्रीमियम भरना नहीं है। और उसको हर साल 10 साल के लिए मेरी कंपनी 2.5 लाख रुपीस देगी। पहले वाले ऑप्शन में डेथ हो गया तो थ्रू आउट द टर्म देगी, इस ऑप्शन में पार्टी जिंदा है लेकिन डिसेबल है तो 2.5 लाख रुपीस 10 साल के लिए देगी, तो 10 साल के लिए उसका 25 लाख रुपीस मिल जाता है। और मैच्योरिटी में जो 65 लाख रुपीस मिलना था वो तो मिलेगा ही। तीसरा, कि पहले हमने देखा कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 60 की एज पे पहुंच गया, 65 लाख रुपीस उसको मिल गया। अब ये 65 लाख आने के बाद वो क्या कर सकता है? तो पहला ऑप्शन ये है कि वो लमसम 65 लाख रुपीस लेके जिस तरह से उसको यूज करना है यूज कर सकता है। और अगर मेरे पास आके वो बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन दो, तो मैं उनको ये सॉल्यूशन दूंगा कि पहले 65 लाख में को आप इंस्टॉलमेंट में ले लो 15 साल, तो हर साल मेरी कंपनी 4,25,000 देगी, प्लस जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो देगी। तो 15 साल तक 60 के बाद 15 साल मतलब 60 to 75 हर साल उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। 65 अगर ले लेता है पहले तो 65 को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इतने 25 साल में जितना भी जमा किया था उसके अगेंस्ट में उनको 65 मिला है, तो वो 65 लोग तो घर पे तो रखने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन ऐसी जगह उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि वहां से गारंटेड रकम आए और उसका कैपिटल भी सिक्योर रहे। तो मेरे केस में एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि 65 लाख को पेंशन फंड में डाल दो। आज की रेट में पेंशन का रेट है करीबन 5.5%। फ्यूचर में मान लीजिए मैं एज्यूम करता हूं 4% पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 65 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस बंदे को हर साल 2.5 लाख रुपीस मिलेगा, 20,000 रुपया महीना, वो मिलते जाएगा। मान लीजिए उस पर्टिकुलर एज के बाद या पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका डेथ हो जाता है, तो नॉमिनी जो रहेगी उनकी वाइफ रहेगी, उनको हर साल जो 2.5 लाख रुपए उसके बंदे को मिलता था वो अब उनको मिलेगा 2.5 लाख हर साल, जब तक वो जिएगी तब तक। वाइफ का भी अगर डेथ हो जाता है इन फ्यूचर्स, तो 65 लाख रुपीस जो उन्होंने पेंशन में डाले थे वो उसके नॉमिनी को, जो उनके बच्चे होंगे या उनके जो फर्दर नॉमिनी जो भी होंगे, उस नॉमिनी को 65 लाख रुपीस वापस मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो भी 65 लाख मिलेगा, अगर बीच में डेथ हो जाती है तो भी 65 लाख मिलेगा, प्लस उपरांत जो 2.5 लाख रुपीस हर साल मिलते हैं वो भी मिलेगा। अगर आप डिसेबल हो गए तो भी आपको 10 साल 2.5 लाख मिलेंगे और फ्यूचर का प्रीमियम तो वेव्ड है, उसके बाद भी 65 लाख मिलेंगे।
और 65 लाख मिलने के बाद दो ऑप्शन है, लमसम में जाइए, इंस्टॉलमेंट में पैसा लीजिए, या फिर पेंशन में जाइए और कैपिटल आपके थर्ड जनरेशन को ट्रांसफर करके जाइए। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वहां पे आपको 65 लाख की जो मैच्योरिटी है उसकी गारंटी आप हो तभी भी मिलेगी, आप ना हो तभी भी मिलेगी। आगे देखते हैं, इमरजेंसी फंड तो रहेगा, अगर कभी भी इमरजेंसी अगर आती है तो उसमें से आप लोन ले सकते हो। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद दूसरा एक कॉन्सेप्ट उसमें से एक खड़ा होता है जीवन साथी। जो यंग कपल्स है फ्रॉम 28 टू 35 या 40 या 45 तक का जो कपल है, उस कपल के लिए इस प्रोडक्ट के थ्रू रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ही परफेक्ट होएगा और गारंटेड होएगा। तो वो किस तरह से होएगा तो वो हम आगे देखते हैं। दोस्तों, देखते हैं जीवन साथी रिटायरमेंट प्लानिंग, एक परफेक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर यंग कपल, एक दूसरे के लिए। पर्सन ए एंड पर्सन बी बोथ आर प्लानिंग फॉर हिज रिटायरमेंट प्लानिंग। दोनों का लाइफ कवर है 20-20 लाख रुपया। पर्सन ए थ्रू आउट द टर्म पे कर रहा है, पर्सन बी ऑल्सो पेइंग थ्रू आउट द टर्म। पर्सन ए पे कर रहा है, इतना ही बोनस उसके अकाउंट में जुड़ेगा। पर्सन बी भी जितना पेमेंट करेगी उतना ही बोनस उसके अकाउंट में जुड़ेगा। दोनों पे कर रहे हैं, दोनों के अकाउंट में इतना ही बोनस जुड़ेगा जितना वो पे कर रहे हैं। वैसे ही वो पेमेंट करते जाएंगे और बोनस जुड़ता जाएगा। और एंड ऑफ द टर्म दोनों के अकाउंट में 52 लाख आ जाएंगे। तो मैच्योरिटी पे दोनों को 52 लाख मिलना है, ए को भी मिलना है, बी को भी मिलना है, और दोनों का मिला के जो फंड बनेगा दैट इज 1 करोड़ एंड 4 लाख। उस 1 करोड़ और 4 लाख में किस तरह से करेंगे वो आगे के कॉन्सेप्ट में हमने देखा हुआ है कि क्या कर सकते हो। तो ये फंड हो गया उनके रिटायरमेंट प्लानिंग का। अभी इस पे क्या हुआ कि जितना वो पे कर रहे हैं इतना अमाउंट उसका बोनस जुड़ रहा है, दोनों को मिला के बाद में उनको जो रिटायरमेंट फंड मिल रहा है 1 करोड़ 4 लाख हो गया। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है बीच में तो किस तरह से वर्क करेगा वो हम आगे की जैसे मान लीजिए दोनों का सेम रिटायरमेंट है, एक दूसरे के लिए 20-20 लाख का कवर है, दोनों पे कर रहे हैं, बोनस जुड़ रहा है, पे कर रहे हैं, बोनस जुड़ रहा है। लेकिन समथिंग वाज रॉन्ग, पार्ट मेंबर ए को कुछ हो गया तो क्या हो सकता है। मेंबर ए ही उसमें मान लीजिए कि ब्रेड विनर है, वो ही पेमेंट इनकम जनरेट कर रहा था और उनका भी पे कर रहा था, वाइफ का भी पे कर रहा था। तो पहले क्या होगा, अगर मान लीजिए वो नॉर्मल डेथ है तो 20 लाख रुपया मिल जाएगा क्योंकि उसमें 20 लाख का कवर है। एक्सीडेंटल डेथ है तो उसको 40 लाख मिल जाएंगे, एक्सीडेंट कवर है। अगर मान लीजिए कि डिसेबिलिटी है ड्यू टू द एक्सीडेंट तो उनके नॉमिनी को इनकम बेनिफिट के तहत 16,666 रुपीज पर मंथ 120 साल के लिए मिले, 120 मंथ के लिए मिलेगा। आगे की स्लाइड में हमने 10 साल लिखा था तो 10 साल इक्वल टू 120 मंथ्स और 10% 100 में छोड़ गिना था, मतलब 16,662 इंटू 12 गिरेंगे तो 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये अगर कुछ होता है तो ये बेनिफिट्स नॉमिनी को मिलेगा। दूसरा क्या होगा कि फ्यूचर के सब प्रीमियम पे करना बंद हो जाएगा फॉर मेंबर ए के लिए। मेंबर बी जिंदा है तो उसका प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब प्रीमियम कहां से भरेंगे, तो पहले तो 20 लाख रुपया ए को कुछ हुआ है तो 20 लाख रुपया बी को मिल जाएगा, एक लमसम अमाउंट उसको सर्वाइव होने के लिए ड्यू टू द डेथ ऑफ मेंबर ए। दूसरा, उस बी को हर साल 2 लाख रुपए, जैसे हमने वहां पे देखा 16,660 से वही अमाउंट मिलेगी हर साल मेंबर बी को। जो 2 लाख रुपया मिलेगा मेंबर बी को, उसमें से उनका खुद का जो अमाउंट रहेगा पे करने का उसका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, वो उसमें से पे करेगी और बैलेंस अमाउंट जो रहेगा वो अपने घर के लिए वो यूज करेगी। मतलब मेंबर ए ने उनकी एब्सेंस में बी को 2 लाख रुपए दिए,
2 लाख में से बी उनका ईएमआई जो पे करना है, प्रीमियम पे करना है या जो इन्वेस्टमेंट पे करना है वो पे करेगी उसके रिटायरमेंट के लिए, और बैलेंस पैसा वो घर चलाने के लिए यूज करेगी। तो एक पार्टनर के एब्सेंस में दूसरे पार्टनर का पेमेंट इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त और दूसरा जो सर्वाइव होने का बंदोबस्त सॉल्व हो चुका है। अब पार्टनर बी वो 2 लाख में से पेमेंट करेगी तो उनके बोनस अकाउंट में बोनस जुड़ता जाएगा, और एंड ऑफ द मैच्योरिटी में पार्टनर ए का भी मैच्योरिटी आएगा, पार्टनर बी का भी मैच्योरिटी आएगा। पार्टनर बी का मैच्योरिटी होगा 52 लाख, पार्टनर ए का मैच्योरिटी होगा 54 लाख। 54 लाख इसलिए मिला कि उनका डेथ हुआ है, तो डेथ में मैच्योरिटी पे 110% मिलता है, तो इस हिसाब से करीबन 54 लाख उसको मिल जाएगा। दोनों को मिला के 1 करोड़ 6 लाख रुपीस हो जाएगा मैच्योरिटी रिटायरमेंट फंड फॉर पार्टनर बी। तो वो पूरी जिंदगी या उनका पूरा फैमिली लाइफ टाइम सर्वाइव कर सकते हैं। उसमें हमने ये देखा कि अगर 2 मेंबर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक मेंबर को कुछ हो जाता है तो दूसरा मेंबर का पूरा जवाबदारी पहला मेंबर ले लेता है, उसमें इन्वेस्टमेंट होता रहता है। और रिटायरमेंट फंड तो रिटायरमेंट की एज पे चाहिए, अगर बीच में कुछ हो जाता है, बीच में अगर बड़ा रकम मिल जाता है तो रिटायरमेंट तक वो लंबा खींचता नहीं है। तो रिटायरमेंट के ऊपर हमको 1 करोड़ 6 लाख मिल गया, उसमें से वो अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हो। उसमें बहुत सारे प्लस माइनस करके आप बहुत सारी चीजें उसमें कर सकते हो। उसके लिए आपको मुझे पड़ेगा, और मुझे मिलने के लिए आपको चौकसी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के ऑफिस पे आना पड़ेगा या कॉल करके आप मुझे बुला लीजिए। बहुत सारे अचीवमेंट भी मेरे हैं जो मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूं, तो इसकी वजह से मैं बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्ट आपके समझ पेश करने की कोशिश करूंगा। ये एक रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है। आगे हम चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज फंड, सैलरी इंश्योरेंस और इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।